नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में प्रगति लाएंगे या फिर बदलाव की बात करेंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र बहादुर सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपा एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इस समय जिस तरह की भी राजनीति हो रही है देश या प्रदेश में, उसको लेके आप कितना संतुष्ट हैं या उसमें क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी नज़रिया है और ख़ासकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री का, वो ये है कि हमारे यहाँ ख़ासकर विशेषकर जो उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं, तो पिछले 60 सालों में यहाँ पर विकास की गति जो है जितनी स्लो रही है और ख़ासकर जो परिवारवाद यहाँ पर लंबे कार्यकाल तक स्थापित रहा और फिर और भी टाइम आपने देख रखा है। तो उस दौरान जो प्रगति का जो गति था, वो बहुत सुस्त था। प्रायोरिटी सेक्टर्स में कभी सरकारों का ध्यान नहीं जाता था। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर में आप ले लीजिए मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐड ऑन करना, सड़क सड़क मार्ग को और व्यवस्थित करना ताकि हमारे जो गाँव हैं वो शहर से जुड़े और शहर जो हैं और बड़े शहरों से जुड़े। तो ये सब जो प्रोग्रेसिव सोच है वो भारतीय जनता पार्टी की निरंतर प्रयास के नाते जो है, हमने पिछले साल में बहुत कुछ अचीव किया है 5 सालों में। तो अगर हम पार्टियों की बात करें, सिर्फ अभी जो सत्ता में उसकी बात ना करके और पार्टियों की अगर हम बात करें, तो हर पार्टी इस समय क्या है, अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है। पर क्या एक्चुअल में ये पार्टी लोकतांत्रिक होती है, डेमोक्रेटिक होती है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में तो कहीं कोई इसमें शक या आप शंका नहीं है। लेकिन अगर आप देखें समाजवादी पार्टी में, अब आप अगर आप देखें, अगर आप आंकड़े लें, तो उनकी पत्नी से लेकर उनके बाल-बच्चे जितने भी लोग हैं, किसी न किसी पद पर वो आसीन हैं। कहीं कोई समाजवादी पार्टी में और कोई दिखता नहीं है। उनके तमाम कार्यकर्ता हैं जो प्रयास तो करते हैं बेचारे, लेकिन उनको जो है पार्टी में सही जगह मिलती भी नहीं है। तो ये परिवारवाद नहीं है तो और क्या है? भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसमें जितने भी जो हमारे पदों के जो चुनाव होते हैं, वो समय-समय पर होते रहते हैं और जितनी डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हमारी पार्टी चलती है, इसकी कल्पना और दलों में नहीं करी जा सकती है। सर, अगर हम बात करें कि जैसे सर अब विधानसभा चुनाव आने ही वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, यहाँ के क्या मुद्दे हैं जिनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है और जिनको जनता को समझने की ज़रूरत है, कि वो इन मुद्दों को समझे और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, सबसे पहले तो अ, हमें ये देखना होगा कि हमारे जो अगुवा हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे तेजस्वी यो और क्या कहें जो 24/7 जो है जनता की सेवा में लगे रहते हैं, जिनका कोई अपना परिवार नहीं है, उनकी उनके लीडरशिप में यहाँ पे सरकार बने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक त्यागी, एक सन्यासी हमारा अगुवा हो, हमारी अगुवाई करे। तो सबसे पहला तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बात का सम्मान रखें। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो फ़ोकस होना चाहिए, जनता का जो जो सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा है पिछली सरकारों में, वो ये रहा है कि कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, पुलिसिंग अच्छी होनी चाहिए। जो योगी जी ने अपने निरंतर अथक प्रयास से बद से बेहतर किया है और बेहतर भी करेंगे। और अगला 5 साल भी यही प्रोजेक्शन है कि कानून व्यवस्था यहाँ अच्छी रहे। कानून व्यवस्था अच्छा रहने से आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स होंगे, इंडस्ट्रीज़ आएँगी, अम, शांति बनी रहेगी, राइट्स नहीं होगी। आप 5 साल में एक भी राइट आप नहीं बता सकते। तो इस सब की कल्पना जो है, हम एक राम-राज की कल्पना जो हम करते हैं, ज़रूर उससे मिलता-जुलता स्वरूप आ पाएँगे अगले 5 साल में, अगर हम भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार और सत्ता में लाते हैं। सर, आपने चिकित्सा की बात की, आपने व्यवस्थाओं की बात की, तो अभी क्या हुआ, हमें 2 लहर कोरोना की देखी है, तीसरी लहर भी आ चुकी है।
तो इसको लेके आप क्या कहते हैं कि इस बार हम लोग इस लहर से लड़ने के लिए, इस वायरस से लड़ने के लिए कितना तैयार है? कितना उत्तर प्रदेश या उसकी चिकित्सा व्यवस्था कितना तैयार है? आपको क्या लगता है? सौभाग्य से ये जो तीसरा लहर है, इसका जो इंटेंसिटी है वो डेल्टा वाले वेरिएंट से बहुत कम है। तो मेरा अनुमान है, या मैं जितना इन्फॉर्म्ड हूँ, इसमें हॉस्पिटलाइज़ेशन की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि सरकार ने जब सबसे उसका जो बिगड़ा रूप डेल्टा का जो देखा, जो पिछले दूसरे वेरिएंट में आया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही सफलता के साथ जो है उससे जो है उभर आई, और अमेरिका जैसे देश ने हमारे मुख्यमंत्री जी को अप्रिसिएशन भेजा कि आपने अपने राज्य में डेल्टा वेरिएंट को इतना बढ़िया आपने मैनेज किया, और वहाँ की सरकार ने उनको अप्रिशिएट किया। हमने शायद उनसे बेहतर भी किया, क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन है 25 करोड़, वो अमेरिका के पॉपुलेशन के बराबर है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़े पॉपुलेशन को इस बीमारी से उभारने का काम योगी जी के निरंतर प्रयास और अथक प्रयास से, वो खुद बीमार थे, और मेरी उनसे एक बार वार्ता भी हुई, तो उन्होंने कहा कि यार अगर आप हम घर बैठ जाते, तो लोग यही आकलन करते कि हम जो है, तो वो अपने अपने अपनी अपनी कमज़ोरी, जो भी कहिए, जो बीमारी की कमज़ोरी, उसको भी किसी तरह से वो सुपरसीड करके उन्होंने जनता के बीच जाने का काम किया, ताकि जनता के बीच में कहीं कोई उदासीनता ना हो, इस बीमारी को लेके उत्साह बना रहे, लोग लड़ें। और ख़ासकर रोगियों के इस दिशा में, अगर अगर आप देखें, अगर जो रोगी था, उसका भी मोरल हाई करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग सदमे में ज़्यादा मरे हैं। तो वो सारे स्पिरिट को इमोशनली, इकोनॉमिकली, उन्होंने हर स्तर पर उन्होंने जो है इस प्रदेश को उभारने का प्रयास किया। सर, जैसे अब कोई चुनाव आ रहे हैं, तो क्या होता है कि हर बार चुनाव आते-आते एक राष्ट्रीय या फिर एक भावनात्मक मुद्दा उठ जाता है, उसके पूरा चुनाव जाता है। स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, जैसे अगर हमारे यहाँ की रोड, सड़क, पानी है, इनके बारे में क्या होता है कि ये मुद्दे कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, वो उभर के आते हैं और लोग उसी को देख के वोट कर देते हैं। तो इसका दोषी आप किसको मानते हैं कि ये जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो नज़रअंदाज क्यों होते हैं? ये जनता है कि वो अपने मुद्दे सामने नहीं रख पाती, या फिर ये राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं जो उन्हें भटका देती हैं? आपने बहुत सही कहा, स्थानीय मुद्दे जो हैं ना, कहीं न कहीं वो धूमिल हो जाते हैं जब चुनाव आते हैं। अब उसका भी कारण क्या है? कारण है, जो हम राजनीति में, जो आपने कहा ना कि राजनीति में अब जातिवाद, धर्मवाद, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इसमें मिला दी गई हैं कि स्थानीय मुद्दे अपने आप धूमिल हो जाते हैं। अब ये जनता पे निर्भर करता है कि वो अपने जनप्रतिनिधि को कैसे चुनते हैं, और ये जनता के विवेक पर है कि वो जो सबसे अच्छा व्यक्ति हो उसको चुनाव जिताए। और मेरे दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जो हमारे इलेक्टेड विधायक थे, या जो नए आएँगे भी, जिनका चयन हो सकता है, उनसे मुझे लगता है उन्होंने अपने पूरे प्रयास उन्होंने किए, और स्थानीय मुद्दों को उन्होंने अपने स्तर से जितना उनका निपटारा कर सकते थे। कोरोना काल में ज़रूर कुछ न कुछ बाधाएँ आईं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपने निरंतर और अथक प्रयास से काफ़ी जो वहाँ के स्थानीय मुद्दों को रिज़ॉल्व करने का प्रयास किया है, और किया भी है। सर, अगर मैं युवाओं की बात करूँ, युवाओं युवाओं की भागीदारी राजनीति में थोड़ी कम देखी जाती है, या फिर उनको उस मेन पॉइंट पे नहीं रखा जाता, या मेन फ्रंट पे नहीं किया जाता, फ्रंट फुट पे वो लोग नहीं आ पाते। तो इसमें आप कमी कहाँ देखते हैं? क्या युवाओं को मौका नहीं दिया जाता है, या फिर ये युवा है कि वो उस काबिल नहीं है, अभी तैयार नहीं है राजनीति में इतनी अच्छी तरीके से भागीदारी देने के लिए? देखिए, आवश्यकता तो युवा वर्ग की बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर बदलाव की अगर हम कहीं उम्मीद करते हैं, तो ये युवा वर्ग ही एक मात्र हम देखते हैं कि जो जिनके, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा हमारे नया लोगों में ही तो होगा। तो उस ऊर्जा का जो आपने कहा ना कि इनफ्लो जो है, सही दिशा में जाए, ये भी आवश्यक है। तो हम अपने भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ अब की बारी तमाम युवा वर्ग को टिकट भी मिलेगा, और उनको मौका भी मिलेगा कि वो जनता के बीच जाएँ,
और अपना योगदान दें। बाकी दलों में क्या होता है, वो कैसे उनका क्या चयन की प्रक्रिया है, युवाओं को कितना वो मौका दे रहे हैं, वो उन पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से हम लोग हमेशा नए युवाओं को हम लोग बहुत तवज्जो भी देते हैं और उनको मौका भी देते हैं। सर आपको क्या लगता है कि किस तरीके से प्रगतिशील मतलब जो हम प्रगतिशील बात करना चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में अब जब भी बात हो तो हम प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव मुद्दों को ही उठाएं जो एक नए मुद्दे आए सामने जिन पे राजनीति हो तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें उठाने की जरूरत है ताकि हम लोग का जो पॉलिटिक्स है उसकी दिशा और उसका तरीका बदले पूरे देश में। हाँ, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया और इस पे मैं कई बार बोलना भी चाहता था और लोगों के बीच में करता भी हूँ कि देखिए जो एक प्रोग्रेसिव सोच के लिए आपको एक स्पिरिट चाहिए और वो स्पिरिट जो होता है वो स्पिरिट जो है वो एक कांस्टेंट एनर्जी को बरकरार रखता है। उसको आप एक तरह से समझिए कि वो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का विषय है कि जब आपके अंदर स्पिरिट जिंदा रहेगा तो उस स्पिरिट को आपको लगातार करने के लिए आपको अपने जो खासकर जो हम लोग बार-बार कहते हैं कि धार्मिक और जो भी इश्यूज़ जो भी म म म उसमें एलिमेंट्स हों, लेकिन हमें ज़रूर ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसे स्पिरिट्स को जो प्रोग्रेसिव और विचारधारा को बरकरार रखें, कांस्टेंट रखें। ऐसी सोच बरकरार रखने की आवश्यकता है। तो इसमें से आपको क्या लगता है कि शिक्षा जो सर्वांगीण विकास के मुद्दे होते हैं जैसे कि शिक्षा हो गया स्वास्थ्य हो गया इन सब पर कितना ध्यान देने की जरूरत है सरकार को ही नहीं जनता को भी आपको क्या लगता है कितना ध्यान देने की उन्हें जरूरत है। देखिए शिक्षा तो सबसे बड़ी चीज़ है और उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो आधी आबादी है, जो महिलाओं की आबादी है, उनको एजुकेट करना है। अगर एक घर की महिला एजुकेट हो जाती है, तो पूरा परिवार एजुकेट हो जाता है। तो हमको पहले अपनी जो आधी आबादी है, इस पे फ़ोकस करने की आवश्यकता है। शिक्षा पहले हम पहले और प्राथमिकता इनको देनी चाहिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि बेटी बढ़ाओ और इस विषय पे हमारे योगी जी भी काफ़ी कॉन्संट्रेट कर रहे हैं और हम अगर अगला हमारे सरकार जो लगभग तय है, तो आगे का फ़ोकस भी महिलाओं की शिक्षाओं पर ही ज़्यादा फ़ोकस रहेंगे हम। तो सर जाते जाते बस एक सवाल ये है कि जो आईपा द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है कि देश में अब जब भी हम बात करें प्रगतिशील मुद्दों पर बात करें तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जी। इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा मुहिम आप लोग चला रहे हैं और मैं तो कहूँगा कि ये और इंटरैक्टिव हो और मैं तो सुझाव दूँगा कि आप लोग थोड़ा इस भी कोई ग्रुप डिस्कशंस भी रहें और भी चीज़ें इसमें निकल के आए कि और भी फैक्टर्स जो कभी-कभी हम लोग स्वाभाविक सी बातें मिस कर जाते हैं। तो जितना ये आपका इंटरैक्टिव होगा, आपका ये जो मिशन है, जो भी है तो उसको जितना इंटरैक्टिव करेंगे उतना इम्पोर्टेंट इश्यूज़ आप बेहतर से इंट्रोड्यूस कर पाएँगे, अप्रोच कर पाएँगे। थैंक यू सो मच थैंक सर यू। ये थे जितेंद्र बहादुर जी हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।